गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कोलिजन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? आपका रेशियो है। ये किसका रेशियो है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। बॉडी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, किससे डिवाइड कर दो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन। ये होगा आपका, इसको शो करेंगे हम v2 माइनस v1 से, और बिफोर कोलिजन आएगी आपकी u1 माइनस u2। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में निकाली थी हमने, और ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर आई थी। अब ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये आपकी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ना इसकी कोई यूनिट और ना ही क्या है, डायमेंशन है। एक नाम और है इसका, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। नेक्स्ट है फिर आपका इसमें फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या था बेटा आपका? जितनी रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन के बाद थी, उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी आपकी कोलिजन से पहले थी। तो देयरफॉर सेम वैल्यू है, तो ये रेशियो क्या आएगा? 1। तो ई कितना हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन के लिए? 1। सेकेंड है फिर आपका फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक में v2 माइनस v1, बॉडी क्या हो गई थी? स्टिक हो गई थी, एक दूसरे के साथ में चिपक गई थी। स्टिक हो गई थी तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तो उनके बाद में वेलोसिटी क्या आएगी? कोलिजन के बाद बराबर होगी, तो v माइनस v हो जाएगी। कितना आएगी आपकी? 0। और अगर आफ्टर कोलिजन 0 है, यानी 0 बाई समथिंग, क्या आएगा आपका? 0। Therefore A equal 0। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा आपका? 0 होगा। बाकी के जो भी कोलिजन बच गए आपको, फॉर अदर टाइप्स ऑफ कोलिजन, इन दो को छोड़ के, E lies between 0 and 1. E lies between 0 and 1, और E आपका 0 से ग्रेटर होगा, 1 से क्या होगा? कम होगा। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकते हैं, 1 नंबर वाले में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे सकते हैं ये आपका। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है फिर हमारा पावर। इसको हमने रेजिलियंस भी कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। फिर आपकी पावर, पावर क्या होती है बेटा आपकी? 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो आप, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, कि 1 सेकंड में जितना काम करेगी बॉडी, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, यानी पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड का जो काम है, या 1 सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च करेगी बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं उसको।
it may be defined as the rate at which work is done, or it is the work done by body per unit time. या फिर it may be defined as the energy consumed by body per unit time. और P इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी आपकी पावर की? SI unit of power is watt। SI यूनिट क्या है बेटा आपकी पावर की? वॉट है। और एक वाट को डिफाइन करना है हमने, इफ वर्क डन कितना हो 1 जूल या एनर्जी कितनी कंज्यूम हो 1 जूल एंड कितने टाइम में? 1 सेकंड में, देन पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 watt। तो देयरफॉर 1 वाट किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 1 जूल बाई 1 सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? हैंस पावर ऑफ ए बॉडी और डिवाइस या फिर मशीन is said to be of 1 watt when it does 1 joule work in 1 second, या फिर it consume 1 joule energy in 1 second। अब डायमेंशन फॉर्मूला पावर का, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज M1L2T -3। कहां से आया बेटा ये आपका? अब देखो यहाँ पे पावर किसके इक्वल है आपकी? वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी या फिर वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है आपका M1L2T -2। नीचे एक टाइम और है, ऊपर जाके इस टाइम की पावर क्या हो जाएगी? डायमेंशन आपकी -B M1L2T -2 इंटू T -1 हो जाएगा ये ऊपर जाके। तो ये आ गया आपका M1L2 T की -2 और T की -1 ऐड हो जाएगी, दोनों माइनस की T -3 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका एज वी नो दैट वर्क डन किसके इक्वल होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर P इक्वल W बाई T। तो P वैल्यू पुट कर दो,
एफ डॉट एस बाई टी। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा आपको, वेलोसिटी होगी बॉडी की, तो P क्या आ जाएगा आपका एफ डॉट वी, यानी पावर ऑलवेज बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जितना हमने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई कर दो आप बॉडी की वेलोसिटी से, बिकॉज V इक्वल एस बाई टी। और पावर कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, तो एक लाइन ये भी लिख सकते हो आप कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था हमने, इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो एक लास्ट टॉपिक और बचा आपका इस यूनिट का, पावर में इतना ही था, और वो है बेटा आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल के व्यू से। और कॉम्पिटिटिव आप नीट का एग्जाम दोगे, IIT का एग्जाम दोगे, उसमें वहां से क्वेश्चन जरूर आता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो बेटा इसके लिए दोनों का फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी का भी और लिनियर मोमेंटम का। इसमें ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी of mass m moving with velocity, जो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा आपकी v के साथ। therefore its kinetic energy is given by, यहाँ पे मैं काइनेटिक को केवल E से शो कर रहा हूँ, या फिर E के ले लो तो काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड, m बाई m। काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m, यानी इसको लिख देंगे हम 1/2 m इंटू वी का इकट्ठा स्केल लिख दो। अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका, लिनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो ऊपर v स्क्वायर आ गया आपका, बिकॉज P इक्वल m इंटू वी। अब एक तो रिलेशन आपका ये आ गया, ये निकाल लिया, दिस इज द रिलेशनशिप। या फिर रिलेशन बिटवीन लिनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अब यहाँ से 3-4 कंक्लूजन और निकालेंगे हम कि कैसे डिपेंड करेंगे ये आपस में, जब एक वैल्यू कांस्टेंट होगी तो। केस फर्स्ट था आपका, लेट वी डिनोट, पहले हम
काइनेटिक एनर्जी बाई, काइनेटिक एनर्जी को हम पहले ई से ही डिनोट कर रहे हैं बस, ठीक है। अब एच ई किससे इक्वल है आपका, ठीक है। आप केस पढ़ ले लो, कहीं इसको केस पढ़ समझ जाओ आप। ई किसके इक्वल आ गया आपने, पी स्क्वायर बाई 2n। तो यहां से आपका इफ m इज कांस्टेंट, अगर m की वैल्यू क्या हो आपकी कांस्टेंट हो, देन e किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम एज मास इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट ही रहेगा गिवन बॉडी का आपका। सेकंड फिर आपका इफ, इसमें तो एज लिख लो आप, एज एम इज कांस्टेंट है। फिर आपका इफ P इज कांस्टेंट, अगर आपका क्या कांस्टेंट हो, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो बॉडी का, देन तो बॉडी की एनर्जी है जो आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, जितना ज्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बेटा समझो, यहां से हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर, मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लेकिन अगर आपको लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट दे दिया, बीच में हटा दिया, तो अगर लीनियर मोमेंटम बॉडी का कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। केस सेकंड है फिर आपका h e इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m, तो यहां से पी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2me, और p आ गया आपका रूट ऑफ 2me, ये वैल्यू आई आपके पास। तो इसमें है आपका फर्स्ट पॉइंट, इफ चलिए ले लो एच E is constant, sorry, if E is constant, then अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ बॉडी, बॉडी के स्क्वायर रूट के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इफ m is constant, then P will be directly proportional to the square root of kinetic energy, तो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के क्या होगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 4 आपके, जिसमें हमने पढ़ा मास कांस्टेंट होगा बॉडी का तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी अगर मोमेंटम को हमने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। लीनियर मोमेंटम को ट्रिपल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की आपकी 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। फिर अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी देन लीनियर मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, और अगर m कांस्टेंट होगा तो लीनियर मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये था आपका 4th यूनिट के बारे में। एक आध इसमें ग्राफ रह गया है, वो हम आपका स्पेशल पॉइंट बना के, जो भी स्पेशल पॉइंट होंगे इस यूनिट के आपके वर्क पावर और एनर्जी के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आज इस यूनिट को हम खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।